जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए। पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाइए। अ, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भारत 1947 ईस्वी के पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था और एक व्यवस्था था जिसमें जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश, जैसे कि भारत था, कमज़ोर था, शक्तिहीन था अंग्रेज़ के सामने, ब्रिटेन के सामने, तो जब कोई शक्तिशाली पूंजीपति देश किसी कमज़ोर या शक्ति से अपेक्षाकृत कम शक्ति वाले देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि शासन करना शुरू कर देता है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं? जानते हैं ना? जी हाँ, उपनिवेशवाद। ब्रिटेन का हमारा देश भारत 1947 ईस्वी के पहले क्या था? उपनिवेश था। भारत एक उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। उपनिवेश क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, ये सारी बातों को हम आज के इस टॉपिक में, इस क्लास में पढ़ेंगे। आपके सामने देख रहे हैं, आपके सामने जो टॉपिक है आज का, देख लीजिए, उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। 12वीं कक्षा का ये जो पाठ है, उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज, आप लोग पढ़िएगा 12वीं कक्षा में, इतिहास विषय के अंतर्गत। इसी को हम आपके सामने आज अध्ययन कराएंगे। आप सभी देखिएगा। सबसे पहले तो उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज के अंतर्गत हम लोग उपनिवेशवाद क्या है इसको जानेंगे। उपनिवेशवाद क्या है, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, जब जैसे आए कक्षा में, और बताया कि भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। ऐसे बहुत सारे उपनिवेश यूरोपीय देशों ने स्थापित कर रखा था। जब यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुआ, तो इंग्लैंड और ऐसे बहुत सारे यूरोपीय देशों ने भारत के साथ साथ एशियाई देशों में, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था। तो सबसे पहले ये उपनिवेशवाद क्या है, एक बार फिर से हम बताते हैं परिभाषा। उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई शक्तिशाली पूंजीपति, शक्ति संपन्न देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपेक्षाकृत अपने से कम शक्तिहीन या फिर गरीब देश को अपने अधीन कर लेता है और वहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है, और शासन करने के साथ साथ उसका शोषण भी करता है। शासन और शोषण। उपनिवेशवाद के अंतर्गत एक शक्तिशाली देश द्वारा, एक पूंजीपति देश द्वारा एक गरीब और शक्तिहीन देश पर शासन और शोषण होता है, और शासन का उद्देश्य पूंजीपति देश अपना आर्थिक हितों की प्राप्ति, आर्थिक हित साधता है, और यहाँ पर जो गरीब देश है, जो उपनिवेश है, उसका वहाँ पर शासन होता है और शोषण होता है। यही है उपनिवेशवाद। जैसे कि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था और भारत पर शासन करता था और भारत का शोषण भी करता था, और इनका उद्देश्य ब्रिटेन के आर्थिक हितों की प्राप्ति ये होता था। अब हम समझेंगे कि ये उपनिवेशवाद, अगला मेरा टॉपिक है कि भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत। आप सोचते होंगे कि हो सकता है कि भारत पर कोई ब्रिटेन का बड़ा राजा अधिकार किया, आक्रमण किया और भारत को जीत करके वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया, और ये कार्यक्रम 1 या 2 दिन या 10 दिन में लगा होगा। ऐसी बात नहीं है। भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत और यहाँ पर शासन करने में सैकड़ों वर्ष लगा। धीरे धीरे व्यवस्था शुरू हुआ, धीरे धीरे व्यवस्था चला, और भारत पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना करने में तत्कालीन ब्रिटिश महारानी ने एक घोषणा किया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। ब्रिटिश महारानी के शाही चार्टर आदेश के तहत
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ और सबसे पहले 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ और जिसकी कि पहला की नारा था भूमि नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम नारा था भूमि नहीं व्यापार, लेकिन बाद में चल कर के व्यापार नहीं बल्कि शासक बन गया और इस कार्य को करने में व्यापारी से व्यापार करना शुरू हुआ और व्यापार करते करते किस प्रकार शासक बना ये कोई 1-2 वर्ष में नहीं हुआ, बल्कि इसमें भी कई वर्ष लगे। सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने एक कंपनी के अधीन व्यापारी के रूप में किया, व्यापार करना शुरू किया, फिर कोठी स्थापित किया, फिर कोठी से अपना धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ाते गया और शासन करना शुरू कर दिया। मेरा तीसरा टॉपिक है कि भारत में उपनिवेश की स्थापना के क्या कारण थे। ब्रिटेन ने भारत में जो अपना उपनिवेश स्थापित किया इसका कारण प्रमुख यह था कि ब्रिटेन या जितने भी यूरोपीय देश थे एक औद्योगिक प्रधान देश था, ब्रिटेन उनमें सबसे प्रथम था। ब्रिटेन में जब 1750 ईस्वी के बाद औद्योगिक क्रांति हुआ तो उनके उद्योगों में मजदूरों की आवश्यकता हुआ, कच्चे माल की आवश्यकता हुआ और उसके यहाँ जो निर्मित उत्पाद थे उसको बेचने के लिए एक बृहद बाजार की आवश्यकता हुआ। अब ब्रिटेन में तो सारे के सारे लोग उद्योगपति थे, अब वहाँ के निर्मित सामग्री को खपत करने के लिए बाजार चाहिए, साथ ही साथ उन कारखानों में जो कच्चे माल चाहिए उसके लिए एक कृषि उत्पादक देशों की ज़रूरत था। तो अब कृषि उत्पादक देशों के रूप में भारत एक सबसे अच्छे देश है, आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत पर कच्चे माल की उपलब्धता की दृष्टि से भी ब्रिटेन ने भारत की ओर अग्रसर हुआ। भारत से पर्याप्त मात्रा में उसके जो उद्योग धंधे थे, खास करके सूती वस्त्र उद्योग इत्यादि के लिए जो नील चाहिए, कपास चाहिए, ये सारे जो कच्चे माल थे वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, अच्छे क्वालिटी के कच्चे माल यहाँ उपलब्ध थे। अतः इनकी प्राप्ति हेतु भी ब्रिटेन ने अपना कदम भारत की ओर बढ़ाया और इसमें उसकी सफलता भी मिली। दूसरी बात है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से एक विशाल देश है, यहाँ बाजार के अच्छे साधन, अच्छे उपलब्धता की उनको महक लगा। यहाँ के भोले भाले जनसंख्या लोगों को अच्छे तरीके से अपने कब्जे में रख लिया वो लोग। तो यहाँ बाजार का भी प्रबंध था, बाजार की व्यवस्था देख करके भी अपने उत्पादों की खपत करने के लिए वो यहाँ आए। दूसरी बात, मजदूर कम कीमत पर, यहाँ के लोग गरीब थे तो यहाँ के लोग कम कीमत पर उसके उद्योगों में काम करना शुरू कर दिए। इस उद्देश्य से भी ब्रिटिश शासक यहाँ आए और अपना उपनिवेश स्थापित किए। एक बहुत ही प्रमुख कारण था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ब्रिटिश सरकार भारत में ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार के उद्देश्य से भी भारत आया और यहाँ अपना उपनिवेश स्थापित किया, शासन करना शुरू किया। ईसाई धर्मावलंबियों का ऐसा मत होता है कि ईसाइयों का यह परम कर्तव्य है कि निम्न कोटि के लोगों के स्तर को ऊपर उठाना है। तो भारत के लोगों को ब्रिटेन के निवासी निम्न स्तरीय समझते थे, इनका कैटेगरी स्तर को निम्न समझते थे। अतः ईसाई लोगों ने ऐसा समझा कि इन निम्न स्तरीय लोगों के स्तर को ऊपर उठाना हमारा कर्तव्य है और इस उद्देश्य से यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है, इनके स्तर को ऊपर उठाना है। इस उद्देश्य से भी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सरकार ने भारत की ओर अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए अग्रसर हुआ। अगला कारण है कि समृद्धि की संभावना। ब्रिटिश शासक ने भारत की ओर अपना उपनिवेश स्थापित करने का प्रमुख उसका उद्देश्य यह था कि यहाँ उसको समृद्धि की पर्याप्त साधन था, यहाँ पूंजी का निवेश करने के बाद अच्छे विकास की साधन था, संभावना था। यहाँ उनको पूंजी लौटता ही नहीं बल्कि बहुत मुनाफा की भी संभावना था। अतः इस उद्देश्य से भी ब्रिटेन ने भारत की ओर अपना उपनिवेश स्थापित करने को सोचा और इसमें उसको सफलता भी मिला। औपनिवेशिक शासन का विस्तार अगला टॉपिक है मेरा, औपनिवेशिक शासन का विस्तार।
भारत में सबसे पहले 1600 ईस्वी में महारानी के शाही चार्टर के अधीन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। इसकी पहल ब्रिटिश राजदूत विलियम हॉकिंस ने किया और भारत में तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर से संपर्क किया और भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की मांग रखा। सबसे पहले 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ने मिला जहांगीर से और सबसे पहले सूरत में स्थापित अपना व्यापारिक कोठी की स्थापना किया। मिला 1608 ईस्वी में मिला और जो महारानी ने शाही चार्टर अध्यादेश जो लागू किया, जिसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में व्यापार करना और यूरोप के साथ व्यापारिक समझौते को बढ़ाना, यूरोप के साथ अपना व्यापारिक संबंध को बढ़ाना, जिससे उसको पूंजी और आर्थिक हितों की लाभ होती। इस उद्देश्य से सबसे पहले जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक कारखाना 1608 ईस्वी में ही विलियम हॉकिंस ने स्थापित कर रखा था। बाद में चल करके सूरत में इसका प्रथम कारखाना 11 जनवरी 1613 ईस्वी को खोला गया था। इसके पहले आंध्र तट पर 1611 ईस्वी में ही मछलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना ब्रिटेन ने खोला था। पूर्वी भारत में जो सबसे पहला कारखाना खोला गया पूर्वी भारत में उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भारत में विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया और कोठी स्थापित करने की मांग किया और 1608 ईस्वी में सबसे पहले कारखाना खोला। लेकिन 1608 ईस्वी में जो इसके द्वारा खोला गया कारखाना कारगर नहीं हुआ। सूरत में सबसे पहला व्यापारिक कोठी और कारखाना जो कारगर हुआ वो विलियम हॉकिंस ने खोला था 11 जनवरी 1613 ईस्वी को सूरत में, पश्चिमी तट पर। हालांकि इसके पहले आंध्र तट पर 1611 ईस्वी में ही मछलीपट्टनम में कारखाना खोला गया था। पूर्वी भारत में खोला गया प्रथम कारखाना था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला था। इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कदम बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसका शुरुआती जो दौर था वो व्यापारी के रूप में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक व्यापारी के रूप में आया और व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे मुगल शासकों से कोठी बनाने की मांग किया और वहाँ के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाते गया। बाद में चल कर के 1757 ईस्वी में जब कई भारतीय राजाओं ने, नवाबों ने ब्रिटिश सरकार के इस नीति के और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विस्तारवादी नीति से और भारतीय शासन में भी जब वो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो जब उससे नाराज़गी व्यक्त किए भारतीय कई राजाओं ने, नवाबों ने। इन्हीं क्रम में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों का विरोध हुआ तो 1757 ईस्वी में सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे वो लॉर्ड क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर थे। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव में जो प्लासी का युद्ध हुआ, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की बुरी तरह हार हुआ। इन हार में बहुत सारे कारण था, जिसमें मीर जाफ़र की धोखेबाजी। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफ़र को षड्यंत्र करके अपने पक्ष में मिला लिया और मीर जाफ़र इस युद्ध में सिर्फ मुख्य दर्शक बना रहा और परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो मार्ग बदल गया। इसका जो प्रथम नारा था कि भूमि नहीं व्यापार, वो अब बदल गया।
अब वो व्यापार नहीं बल्कि शासक के रूप में काम करना शुरू कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की अब रवैया बदल गया। अब व्यापारी नहीं बल्कि वो एक शासक बन गया और प्लासी के युद्ध के बाद 1757 ईस्वी के बाद प्रत्यक्ष रूप से वह भारत में और खास करके पूर्वोत्तर भारत में वो अपना शासन करना शुरू किया बंगाल से। बाद में चल करके 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि के दिन 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुआ। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ? 1765 ईस्वी में एक संधि के अधीन दीवानी प्राप्त हुआ। दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अब कर संग्रह करने का यानी राजस्व वसूल करने का अधिकार अब ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। अब वह व्यापार के साथ साथ व्यापारी तो अब समाप्त, अब वह शासक बन गया और राजस्व संग्रह करता हो गया। अब हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे कि जब वो राजस्व वसूलने का जब उसको अधिकार मिल गया तो अब वो विभिन्न प्रकार के नीतियां निर्धारण किया राजस्व वसूल करने का। वही हम पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था। तो भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन सी व्यवस्था अपनाई भारत में राजस्व वसूल करने का, और यह हम पहले बताएं कि बंगाल से शुरुआत किया राजस्व वसूल करने का काम। इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मुख्यतः ब्रिटिश सरकार ने 4 प्रकार की राजस्व व्यवस्था अपनाई। सबसे शुरुआत में जब भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इनके शासनकाल में, इनका शासनकाल था 1772 से 1785 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 ईस्वी तक इसका शासनकाल था और इस दौरान उन्होंने एक व्यवस्था लागू किया, इजारेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा राजस्व संग्रह की व्यवस्था था इजारेदारी व्यवस्था। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में भू राजस्व वसूलने के लिए 5 साल का एक प्रबंध किया, ठेकेदार बहाल किया। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसको 5 साल के लिए राजस्व वसूल करने का, रैयतों से यानी किसानों से राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया। लेकिन 5 साल के पहले बोली लगाया और 5 साल तक राजस्व वसूली किया तो इसमें लगा कि कंपनी को कि हमको बोली कम लगा और वो लोग राजस्व अधिक वसूल लिया। तो इसने इस व्यवस्था को समाप्त करके 1777 ईस्वी में एक नई व्यवस्था लागू किया। जो 5-5 साल के लिए जो ठेकेदारी लागू किया वो अब 1-1 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया। लेकिन यह व्यवस्था भी ज़्यादा कारगर नहीं हुआ क्योंकि इसमें भी किसानों की काफ़ी क्षति हुआ, इसका किसान काफ़ी विरोध किए। बाद में चल करके वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित यह जो भूमि राजस्व व्यवस्था था इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1773 ईस्वी में 1793 ये इजारेदारी व्यवस्था किया गया लागू 1772-73 में, और ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया अस्थायी बंदोबस्त योजना। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अब एक नई व्यवस्था लागू किया गया, अस्थायी बंदोबस्त योजना। इसमें अस्थायी रूप से भूमि का मालिक उन क्षेत्रों के जो राजा होते थे या जो जागीरदार होते थे, बड़े बड़े राजा, और वहाँ के जागीरदारों को राजस्व वसूली करने का अधिकार दिया गया। अपने क्षेत्र में वो राजस्व वसूली करते थे और जितनी राजस्व वसूली होता था उसका कुल का 11 भागों में बांट दिया गया और 1/11 जो पार्ट्स थे वो जागीरदार अपने पास रखेंगे और शेष 10/11 भाग कंपनी को देना था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11 भाग
और 1/11 भाग जो जागीरदार होते थे बड़े बड़े, और बड़े बड़े जागीरदारों को राजा कहा जाता था, अपने आप को राजा कहते थे, जिसमें एक वर्धमान के राजा थे। ये सभी को बहाल कर दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त योजना। अस्थाई बंदोबस्त योजना के अंतर्गत जो राजा थे या जागीरदार थे वो 10/11 भाग कंपनी को देते थे, 1/11 भाग स्वयं रखते थे। परंतु यह व्यवस्था भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इसमें जो बड़े बड़े जो जागीरदार के नीचे जो होते थे जोतदार, वो उनके साथ छल किया और समय पर उनको लगान नहीं देते थे, जिनके कारण इन जागीरदारों को इसमें जागीरदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक शर्त रखा था कि यदि आप निश्चित रकम आप कंपनी को नहीं देते हैं तो आपकी भूमि को दूसरे को नीलाम कर दिया जाएगा या आपसे छीन लिया जाएगा। तो इसमें जो था उनके साथ जो बड़े जोतदार होते थे उनके साथ छल करते थे और उनको नीलामी करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह व्यवस्था जागीरदारी थी जो है अस्थाई बंदोबस्त योजना, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त योजना भी कहा गया, जिसमें कि राजा ताल्लुकदारों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो था राजा या ताल्लुकदारों के साथ एक समझौता किया और इस समझौता के अधीन उनको वार्षिक लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। परंतु इस व्यवस्था में भी बहुत सारे दोष निकले और ये कारगर नहीं हुआ। इस व्यवस्था का दोष यह था कि इसमें भूमि कर की राशि बहुत अधिक निश्चित की गई, जिसे यदि जमींदार या राजा चुका नहीं पाते थे तो उनको अपनी भूमि को बेच करके राशि उनको चुकाना पड़ता था। अस्थाई बंदोबस्त किसानों के हित को ध्यान में नहीं रखा गया। इसमें अधिक से अधिक की राशि प्राप्त करने के लिए जो बड़े बड़े जमींदार होते थे या राजा होते थे किसानों को बहुत शोषण किया करते थे। दूसरा है कि अस्थाई बंदोबस्त योजना के कारण जो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनसे किसानों का संपर्क बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि अब रैयतों या किसानों के संपर्क में बड़े जमींदार या तालुकेदार होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मतलब सिर्फ जमींदार से मतलब था। अब अस्थाई बंदोबस्त में जो जमींदार थे वो कई छोटे छोटे अपने नीचे के जमींदारों को रख लिया, उसके द्वारा किसानों से राजस्व वसूलते थे और स्वयं बड़े बड़े बंगलों में जाकर के शहरों में रहते थे। और इसके कारण अस्थाई बंदोबस्त ने उन बड़े जमींदारों को आलसी बना दिया। अस्थाई बंदोबस्त ने तत्कालीन समाज में विभेद उत्पन्न करने का भी कार्य किया। अतः इन सभी दोषों के कारण बाद में चल करके अस्थाई बंदोबस्त को समाप्त करना पड़ा। अस्थाई बंदोबस्त जो था पूरे भारत में लगभग 19% क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो 1793 ईस्वी में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया वो पूर्वोत्तर भारत में, बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी अस्थाई बंदोबस्त लागू थे। कुल मिलाकर के भारत के 19% क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त लागू था। ठीक है, यह व्यवस्था भी कारगर नहीं हुआ। फिर आगे चल करके अगला व्यवस्था रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया। रैयतवारी बंदोबस्त के जो लागू करने वाले थे वो थे कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। इसने सबसे पहले मद्रास के प्रेसिडेंसी में 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में एक प्रकार की व्यवस्था शुरू किया, रैयतवारी बंदोबस्त। इसके पहले बताए थे कॉर्नवालिस ने जो भू राजस्व व्यवस्था लागू किया उसमें राजस्व वसूलने का अधिकार राजा को या बड़े बड़े जमींदारों को दिया गया और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का संपर्क रैयतों से यानी किसानों से टूट गया। परंतु इसमें घाटा हुआ, तो जिससे कि बाद में चल करके कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने एक व्यवस्था लागू किया कि सीधे कंपनी ने जमीन का मालिक किसानों को बना दिया। रैयतवारी बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक किसान होते थे और किसान को अपने उपज का आधी हिस्सा कितना देता था भू राजस्व के रूप में, जितना उपज होता था उसका आधी हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। इसलिए इसका नाम पड़ा रैयतवारी बंदोबस्त। याद कीजिएगा, रैयतवारी बंदोबस्त के लागूकर्ता कौन थे? कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। 1792 ईस्वी में यह व्यवस्था लागू किया गया और 1820 ईस्वी तक जाते जाते यह व्यवस्था पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। और इस व्यवस्था में जमीन का मालिक जो होते थे स्वयं किसान होते थे और उनको
राजस्व यदि सीधे कंपनी को देने की बात हुई और उसे भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता था। कर न देने की स्थिति में उनको कर यदि नहीं देते थे तो उनको भूमि से वंचित किया जाता था। यह व्यवस्था जो था पूरे भारत के लगभग 51% सबसे बड़ी भाग में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। 19% पूर्वोत्तर भारत में जो थे, पूर्व भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी में ये अस्थाई बंदोबस्त, और मद्रास प्रेसिडेंसी के अतिरिक्त पूरे भारत के 51% हिस्सा में यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। यह भी व्यवस्था ज़्यादा कारगर नहीं हुआ। बाद में महलवारी बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने खास करके ये पश्चिमोत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत में एक नई व्यवस्था लागू किया गया महलवारी व्यवस्था। इस व्यवस्था का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के लगभग 30% भागों में यह व्यवस्था लागू किया गया था। इस व्यवस्था में जो जमीन का मालिक अलग अलग किसान को ना बना करके पूरे गांव को जो मुखिया होते थे, वो पूरे गांव के लोगों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया और भूमि राजस्व को देने की जिम्मेवारी पूरे गांव के लोगों को मिल करके देना था। और जो गांव के मुखिया थे सब लोग मिल करके अपने गांव के किसानों से मिल करके एक निश्चित भूमि जो होता था लगभग आधा राजस्व, ये भी लगभग आधा था, कुल उपज का आधी हिस्सा ये कंपनी सरकार को देना था। इसीलिए इसका नाम पड़ा महलवारी, मतलब पूरे गांव के लोगों को महाल कहा गया और गांव के लोग भू राजस्व एकत्रित कर करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। इसलिए व्यवस्था महलवारी व्यवस्था लागू किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। कुल मिलाकर के 30% भारत के क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू था। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे औपनिवेशिक सरकार में, देखें कि औपनिवेशिक सरकार में जिसमें कि खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार अपने विस्तारवादी नीति अपनाया, किस प्रकार एक व्यापारी से एक शासक बन गया, औपनिवेशिक शासन की स्थापना का क्या कारण था ये हम जाने, और वे अपने आर्थिक हितों के लाभ प्राप्ति में कितने कारगर हुए। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में भी संक्षिप्त रूप में हम जाने। यही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासक के रूप में पैर जमाया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से नीति राजस्व वसूल करने के लिए अपनाए, जिनमें कि हम प्रमुख बताए इजारेदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त योजना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त योजना और महलवारी व्यवस्था। इनको हम जाने। आज इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में देखिएगा। तब तक लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।